Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were going through with our topic scoliosis, moving ahead in the same, we will discuss about uh, curves of scoliosis, clinical feature and investigation. So let's start. कर्व्स इन स्कोलियोसिस। तो कर्व्स इन स्कोलियोसिस का मतलब है कि वैसे तो आपने नॉर्मली वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ा होगा कर्व्स इन स्पाइन, यानी कि प्राइमरी कर्व, सेकेंडरी कर्व, यानी कि जब बच्चा पेट में रहता है तो प्राइमरी कर्व रहता है और जब जैसे जैसे डेवलप करता है वैसे वैसे सेकेंडरी कर्व आते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी से मतलब है कि स्कोलियोसिस जब से शुरू हुआ, ठीक है, तो जहां पर हुआ, जिस रीजन में, सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, जहां भी वो हो रहा है स्कोलियोसिस पहली बार या सबसे पहली बार, ठीक है, उसकी वजह से जो दूसरे चेंजेस आ रहे हैं कर्व में, उसको इन्होंने सेकेंडरी बोला है। और जो पहला होता है यानी लेटरल बेंडिंग जो पहली होती है स्पाइन में, उसको हम प्राइमरी कर्व बोलते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी कर्व, द इनिशियल लेटरल कर्व डेवलप्स इन स्पाइन, तो यानी कि सबसे पहले जो लेटरल कर्व आपकी स्पाइन में डेवलप होता है एज अ स्कोलियोसिस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कर्व। ठीक है। सेकेंडरी कर्व क्या होता है? द स्पाइन अबव और बिलो द प्राइमरी कर्व दैट अंडरगोज कंपनसेटरी कर्वेचर इन अपोजिट डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज कंपनसेटरी कर्व। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी कर्व स्कोलियोसिस में वो कर्व होता है जो प्राइमरी कर्व या जो पहली लेटरल बेंडिंग हुई है उसकी वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए या उसकी भरपाई करने के लिए जो उसके ऊपर वर्टिब्री और उसके नीचे वर्टिब्री, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं थोरैसिक में, जैसे तो थोरैसिक के ऊपर सर्वाइकल और थोरैसिक के नीचे लंबर, उनमें जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी कर्व। और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि लेटरल बेंडिंग मान लीजिए लेफ्ट साइड हो रही है, ठीक है, तो प्राइमरी कर्व लेफ्ट साइड हो रहा है, ठीक है, तो सेकेंडरी कर्व जो बनेगा वो हमेशा राइट साइड बनेगा, अपने से ऊपर वाली वर्टिब्री और नीचे वाली वर्टिब्री वाले कॉलम में। इसको हम कंपनसेटरी कर्व भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनसेशन की वजह से हो रहा है, भरपाई करने के लिए ही हो रहा है, ठीक है, भरपाई की वजह से ही हो रहा है। अगर लेटरल कर्व नहीं होता, लेटरल बेंडिंग नहीं होती, प्राइमरी कर्व नहीं होता, तो ये सेकेंडरी कर्व डेवलप ही नहीं होता स्कोलियोसिस के केस में, ठीक है, स्कोलियोसिस के केस में। तो इसलिए तो इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि देखिए दिखा है कि प्राइमरी का जो हरे कलर के बॉक्स में है वो है आपका प्राइमरी कर्व, ठीक है, जो हरे कलर के बॉक्स में है वो है आपका प्राइमरी कर्व, ठीक। तो ये है थोरैसिक में। अब इसके अलावा जो आपका सर्वाइकल और नीचे लंबर में जो आपका कर्व बन रहा है वो सेकेंडरी है, वो इसके वजह से हो रहा है। यानी पहले ये हुआ प्राइमरी कर्व, फिर इसकी चेंजेस को या अपने आप को ढालने के लिए शरीर ने क्या किया, सर्वाइकल और नीचे लंबर में अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गए या टेढ़े हो गए, ठीक है, या टिल्ट हो गए, ठीक है, डेविएट हो गए। तो उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से इसको हम सेकेंडरी कर्व दोनों को कहेंगे। और प्राइमरी कर्व आपका जो सबसे पहले लेटरल डेविएशन आपके स्पाइन में हुआ होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स। वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स होते नहीं हैं इसमें, ठीक है, मार्क्ड क्लिनिकल फीचर्स नहीं होते हैं क्योंकि ये कोई वैसी इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है, इन्फेक्शियस ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए जो चेंजेस आएंगे एक तो बहुत देरी से आएंगे, ठीक है, ठीक, और बहुत थोड़े आएंगे। तो सबसे पहला विजिबल प्रोमिनेंस ऑफ पोस्टीरियर चेस्ट वॉल एंड स्कैपुला ऑन वन साइड। तो जिस साइड डेविएशन हुआ होगा, जिस साइड लेटरल डेविएशन या स्कोलियोसिस हुआ होगा, उस तरफ की जो चेस्ट वॉल है, अगर आप पेशेंट को पोस्टीरियरली देखेंगे या घुमा के देखेंगे पीठ की तरफ से, तो आपको दिखेगा जैसे कि उसकी चेस्ट वॉल का मतलब रिब्स वाला एरिया, वो एकदम उभर के आया, पीछे एकदम तना हुआ, पीछे एकदम निकला हुआ ऐसा लग रहा है, ठीक है, जैसे किसी ने दबाया हो आगे से तो पीछे कोई चीज निकली हो वैसे। और उसकी स्कैपुला भी बाहर की तरफ निकली होगी, जिस तरफ लेटरल डेविएशन हुआ होगा उसी तरफ की चेस्ट वॉल, उसी तरफ का स्कैपुला जो है एकदम बाहर निकला हुआ, आपको एकदम उभरा हुआ, प्रोमिनेंस का मतलब उभरा हुआ दिखाई देगा, यहाँ एकदम साफ साफ दिखाई देगा, ठीक। पेन में प्रेजेंट इन लॉन्ग स्टैंडिंग डिफॉर्मिटी। तो अगर ये प्रॉब्लम बहुत दिनों तक रहती है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उसका पॉस्चर जो होगा वो गलत हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी मसल्स में पेन होगा। तो अगर लंबे समय तक ये ऐसा रहता है स्कोलियोसिस, तो उसमें पेन की भी शिकायत या कंप्लेन मिलती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में बी प्रेजेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और अगर सीवियरिटी या दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो नस को कंप्रेस करे, इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो गई कि वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रही, दबा रही है, तो हो सकता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी देखने को मिले। रेस्पिरेशन
कॉम्प्रोमाइज्ड इन थोरेसिक रीजन स्कोलियोसिस। और अगर थोरेसिक रीजन में स्कोलियोसिस होता है, ठीक है, तो हो सकता है रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि थोरेसिक से आपकी रिब्स अटैच होती हैं, रिब्स से आपकी मसल्स अटैच होती हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करती हैं, और वो पूरा एक थोरेसिक केज बनाते हैं जिसमें आपका लंग्स होता है। तो इसलिए आपकी रेस्पिरेशन भी कॉम्प्रोमाइज होगी, डिस्टर्ब होगी। कॉम्प्रोमाइज का मतलब कम होगी रेस्पिरेशन, ठीक, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे हमको डिग्री पता चलती है कितना सीवियर है या लेटरल डेविएशन कितना भयंकर है। तो हम इसके लिए क्या कराते हैं? एक्सरे, क्योंकि ये बोनी एबनॉर्मेलिटी है तो इसलिए हम इसको एक्सरे कराते हैं, ठीक है। इसमें तो फुल एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सरे ऑफ स्पाइन इन सुपाइन एंड इरेक्ट पोजीशन। तो कौन सा व्यू होता है? एपी व्यू होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू कराते हैं हम। और पेशेंट इसमें सुपाइन लाइन में लेटा रहता है और सीधा लेटने को बोला जाता है, क्योंकि अगर वो टेढ़ा लेटेगा तो स्पाइन ऑटोमेटिकली टेढ़ी आएगी, तो इससे ये नहीं पता चल पाएगा कि ये प्रॉब्लम की वजह से है या पेशेंट टेढ़ा लेटा है इस वजह से। इसलिए पेशेंट को एकदम सीधा लेटाते हैं, इरेक्ट और सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। अब इसमें हम सीवियरिटी यानी कि कॉप्स, अगला है कॉप्स एंगल टू मेजर द सीवियरिटी, यानी कि हम इसमें कॉप्स एंगल की मदद लेते हैं, ठीक है, उसकी सीवियरिटी नापने के लिए। अब ये कॉप्स एंगल क्या है ये हम जानेंगे, ठीक है। तो कॉप्स एंगल पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए डायग्राम में है आपका कॉप्स एंगल क्या है। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया है, कॉप्स एंगल वो होता है, दो लाइन खींचती है, ठीक है। एक जहां से आपका शुरू हो रहा है स्कोलियोसिस, यानी स्कोलियोसिस की यहाँ से लेटरल बेंडिंग हो रही है, उसकी पहली वर्टिब्री और उसकी सबसे आखिरी वर्टिब्री, यानी कि मान लीजिए थोरेसिक में हो रही है तो थोरेसिक की T1 और थोरेसिक की T12, ठीक है। इन पे दोनों पे हम एक लाइन खींचेंगे, फिर उन लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे आपस में मिलती हुई। उसके बाद जो उसमें एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं कॉप्स एंगल। तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो ये देखिए मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्री अबव द एपेक्स। तो सबसे पहली वर्टिब्री जो सबसे ज़्यादा टेढ़ी हो, और नीचे सबसे ज़्यादा टेढ़ी वर्टिब्री सबसे नीचे। तो इन दोनों के बीच में लाइन खींचते हैं। देखिए ये जो लाइन खींची है ब्लैक, ठीक है, सीधी सीधी, ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये टेढ़ी हुई होती है उसी डायरेक्शन में खींचते हैं, ठीक है। बेंडिंग जो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये आपकी राइट, देखिए अभी ये राइट साइड की तरफ निकल रही है, एपेक्स का मतलब है कॉन्वेक्सिटी, यानी कि किस तरफ निकल रही है, ये उसकी बात कर रहे हैं, किस तरफ उभार आ रहा है। तो इसमें उभार देखिए राइट साइड आ रहा है आपके, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट साइड की तरफ एक दो लाइन खींचेंगे, सबसे पहली वर्टिब्री जहां से टेढ़ा हो रहा है और सबसे आखिरी वर्टिब्री जहां टेढ़ापन खत्म हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए T1 और T12, ठीक। तो ये देखिए ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद उसमें से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, उसके 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे दोनों के। देखिए 90 डिग्री पे लाइन खींची है, उसके बाद दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि एक दोनों से वो क्रॉस होंगी लाइन। जब वो क्रॉस होंगी तो उसके बाद जो एंगल बन रहा होगा, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला कोई भी ले लीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका होता है कॉप्स एंगल। तो इससे ये मेजर करते हैं कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉप्स एंगल होगा, ठीक है। उतना ही ज़्यादा वो इंटरसेक्ट करने के बाद, आपस में लड़ने के बाद या एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उतना ही ज़्यादा टेढ़ा होगा, उतना ही ज़्यादा एंगल बढ़ेगा। तो इससे हम सीवियरिटी मेजर कर सकते हैं कि स्कोलियोसिस कितना सीवियर है। तो देखिए यहाँ देखिए कॉप्स एंगल इज एन एंगल बिटवीन दी लाइन पासिंग थ्रू द मार्जिन। मार्जिन का मतलब है एंड, सिरा। मार्जिन मतलब सिरा, यानी सबसे ऊपरी सिरा और सबसे निचला सिरा। लाइन मार्जिन ऑफ द वर्टिब्री एट एंड ऑफ द कर्व। तो कर्व के अंतिम सिरे पे जो वर्टिब्री है उससे एक लाइन खींचते हैं और दोनों को फिर पास करते हैं, जैसे कि हमने बताया परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं 90 डिग्री पे और फिर उन दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्रोग्रेस ऑफ द कर्व कैन बी मेड बाय लुकिंग एट इलियक एपोफाइसिस। तो अब हमको ये देखना है कि ये प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं, या किस लेवल पे है, ठीक है। सीवियरिटी तो ये है कि वो कितनी टेढ़ी है, लेकिन अब ये दिक्कत कितनी ज़्यादा बड़ी है। टेढ़ापन एक अलग चीज़ है, टेढ़ापन हम एंगल से नाप सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी टेढ़ी है वो हम उसका एंगल नाप लेते हैं, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ कितनी खराब हो रही है, कितनी डीजेनरेट कर रही है, या कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी आगे जाके, उसको नापने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस ऑफ कर्व कैन बी मेड बाय लुकिंग एट इलियक एपोफाइसिस। तो इलियक यानी कि हिप बोन, हिप बोन का जो इलियम वाला पार्ट होता है उसको हम देखेंगे, और उसमें भी उसके एपोफाइसिस को देखेंगे, जहां से वो ग्रो करती है, जहां उसकी ग्रोथ प्लेट होती है एपोफाइसिस, उसको हम देखते हैं। अब उसमें क्या हम देखते हैं, ठीक है, इट फ्यूजेस विद इलियक बोन एट मैच्योरिटी।
ठीक है। तो जैसे जैसे अगर किसी को स्कोलियोसिस हुआ है और जैसे जैसे ये मैच्योरिटी यानी आगे बढ़ती जाती है बोन, जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है, ये आपके इलियक बोन में फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि वो जो लाइनिंग है या ग्रोथ प्लेट है या जो एक कह सकते डिफरेंस जो आपको दिखता है वो एकदम खत्म हो जाता है, वो पूरी एक बोन बन जाती है। ठीक है। एंड इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, और ये साबित करता है, ये दर्शाता है कि अब आपकी बोन पूरी तरह से ग्रो कर चुकी है। ठीक है। आपकी बोन जो इलियक बोन है या हिप बोन जो है या उसका इलियक वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से ग्रो कर चुका है। ठीक है। एंड दस नो पॉसिबिलिटी ऑफ कर्व वर्सनिंग, यानी कि अब कर्व का जो एंगल है वो अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कर्व जो है वो और ज्यादा टेढ़ा नहीं होगा। वो तभी तक होगा जब तक कि इलियक बोन ग्रो कर रही है। जब उसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, और वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है जब एपोफाइसिस आपकी इलियम बोन में फ्यूज हो जाती है, सट जाती है। ठीक है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, राइजर्स साइन बोलते हैं, REISSER, राइजर्स साइन बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए ये देखिए एक हिप बोन का डायग्राम है लेफ्ट और राइट का। तो एक आपके लेफ्ट वाले में देखिए दिखाया है इलियम बोन, ऊपर वाला पार्ट, और देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चार दिखाया, 25% ग्रो की, फिर 50% ग्रो की, फिर 75% ग्रो की, फिर 100% ग्रो कर गई। और इधर देखिए पांचवा दिखाया है राइट साइड वाले में, तो इसमें फ्यूजन टू इलियम, ये पूरी तरह से इलियम में फ्यूज हो गई है। तो यानी कि ये दिखा रहा है कि अब इसके आगे आपकी हिप बोन नहीं बढ़ेगी, इलियम जो पार्ट है वो नहीं बढ़ेगा, तो ग्रोथ भी उसकी अब आगे नहीं होगी। और जब ग्रोथ नहीं होगी तो इसका मतलब है कि अब स्कोलियोसिस का कर्व ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जहां है वहीं रुका रहेगा। ठीक। अब नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ वर्टिब्री कैन बी एग्जामिन्ड बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ स्पाइनस प्रोसेस एंड पेडिकल्स इन एपी व्यू। तो हमने जब पहली दिन बात की थी तो हमने बात की थी कि लेटरल बेंडिंग इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। तो सिर्फ लेटरल बेंडिंग नहीं, उसमें रोटेशन भी होता है, उसमें रोटेशन भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि वो हल्की सी घूमती भी है। ठीक है, हल्की सी घूमती भी है। तो ये कैसे हम जज करेंगे कि रोटेट हो रही है कि नहीं रोटेट हो रही, तो ये हम जानते हैं स्पाइनस प्रोसेस से। ठीक है। तो जब आप एपी व्यू यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू कराएंगे, यानी कि या पीछे से जब देखेंगे स्पाइनस प्रोसेस की तरफ से जब देखेंगे, ठीक है, बोन को एक्सरे में जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो उसका स्पाइनस प्रोसेस है वो एकदम सीधा है नॉर्मल में। ठीक है, नॉर्मल में एकदम सीधा होता है, लेकिन जब उसमें रोटेशन हो जाता है तो वो क्या होगा कि जहां से रोटेशन शुरू हुआ होगा वहां से स्पाइनस प्रोसेस जिस तरफ डेविएशन है उस तरफ टेढ़ी होती जाएंगी, यानी कि जो उनके स्पाइनस प्रोसेस की जो नोक है वो टेढ़ी होती जाएगी। ठीक है। ठीक, तो वो एक सीध में नहीं रहेगी, लेटरल व्यू में पोस्टीरियर व्यू में देखने के बाद भी वो सीधी नहीं रहेगी, जो कि हमको एपी और पीए व्यू यानी कि आगे और पीछे से हमको सीधी ही दिखती है वर्टिब्री। ठीक है, लेकिन उसमें हमको रोटेट होगी तो उसमें उसका स्पाइनस प्रोसेस टेढ़ा दिखेगा, हमको अपनी जगह सीधा नहीं होगा। ठीक है। ठीक, नॉर्मली द स्पाइनस प्रोसेस इज इन सेंटर ऑफ द वर्टिब्रल, तो वर्टिब्रल बॉडी के सेंटर में होती है, एकदम सीध में होती है। जब आप देखते हैं पीछे से वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रल बोन का डायग्राम, तो आपको देखते हैं एकदम सीधी होती है, स्पाइनस प्रोसेस एक के नीचे एक के नीचे एक होती है, और वो वर्टिब्रल बॉडी के एकदम सेंटर में होती है। इन केस वेयर देयर इज रोटेशन ऑफ वर्टिब्रे, और जहां रोटेशन हो जाता है जैसे कि स्कोलियोसिस के केस में, ठीक है, द स्पाइनस प्रोसेस इज शिफ्टेड टू वन साइड। तो स्पाइनस प्रोसेस क्या होती है, जहां से स्कोलियोसिस शुरू होती है यानी कि लेटरल बेंडिंग जहां से शुरू होती है वहां से स्पाइनस प्रोसेस क्या होती है, धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती है, खिसकने लगती है, जिस तरफ स्कोलियोसिस हुआ होता है एक वन साइड खिसकने लगती है, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड। ठीक है, एक तरफ खिसकने लगती है। देयर विल बी एसिमेट्री इन द पोजीशन ऑफ पेडिकल्स ऑन द टू साइड, तो दोनों तरफ की जो पेडिकल्स होंगी तो वो भी डिस्टर्ब होंगी, जब भाई वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वो भी पेडिकल्स जो होता है वो भी उसका डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए येलो वाला जो बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये देखिए डार्क येलो वाले पार्ट में आप देख रहे होंगे, तो देखिए स्पाइनस प्रोसेस एक के नीचे एक के नीचे एक है, एक एक दो तीन चार, चार स्पाइनस प्रोसेस, एक हल्का है और उसके बाद देखिए तीन डार्क हैं, तो ये तीनों आपको एक लाइन में दिख रहे होंगे। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो पीले पीले बॉक्स में है, देखिए एक के नीचे एक के नीचे एक है। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, अब उसके बाद रोटेटेड, जब रोटेट हो जाती है तो इसकी स्पाइनस प्रोसेस की पोजीशन देखिए, ये देखिए जब रोटेटेड हो जाती है तो देखिए एक के नीचे एक नहीं, देखिए टेढ़ी होने लगी, तो देखिए स्पाइनस प्रोसेस की भाग रही है, ये देखिए ये 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 जहाँ जहाँ मैंने टैप किया है, जहाँ जहाँ आपको सफ़ेद सर्कल दिखा है अभी टैप करने के बाद, ये इसके स्पाइनस प्रोसेस हैं। तो ये क्या हो गया, रोटेट करके उस तरफ चले गए जिधर टिल्टिंग हो रही थी, जिधर शिफ्ट हो रहा था।
ठीक है, जिधर घूम रहा था तो देखिए उधर चला गया है ये। तो ये इससे भी हम पता लगा सकते हैं स्पाइनस प्रोसेस की पोजीशन से कि इसमें रोटेशन भी इन्वॉल्व है, रोटेट भी हुआ है। ठीक है, सो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।